अपनी इवनिंग क्लिनिक में बैठी थी। अचानक एक माँ रोती हुई मेरे क्लिनिक में आई। बच्चा लगातार 3 घंटे से रोई जा रहा था और माँ बेचारी जो कम उम्र की थी, इनएक्सपीरियंस थी, वो भी साथ में रोए जा रही। बेबी को मैंने चेक किया, कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे में। मैंने एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब किए, ड्रॉप्स, और बच्चा जो है वो 10 मिनट के बाद शांत हो गया और माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई। तो मुझे लगा इतनी छोटी प्रॉब्लम और पेरेंट्स जो है वो इतने पैनिक हो गए। आमतौर पे ये सब प्रॉब्लम जो होती है वो न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा कॉमन होती है, क्योंकि उनके पास गाइडेंस की कमी होती है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस समस्याओं पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली जो है आजकल बड़ी कॉमन होती जा रही है। पेरेंट्स बनना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब तक माँ और बच्चा हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको डॉक्टर्स और नर्सेस गाइड करते रहते हैं। जैसे ही वो बच्चे को लेकर घर में आते हैं, उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। शुरुआत हम ब्रेस्ट फीडिंग से करते हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो आधे घंटे में, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो स्टार्ट कर देना चाहिए, और अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो 4 घंटे के भीतर स्टार्ट कर देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग से अच्छा तो कोई न्यूट्रिशन बच्चों के लिए है ही नहीं। बट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना और लंबे समय तक कराना कई बार स्ट्रगल से भरा हुआ हो जाता है। शुरू के 3 दिन जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कम अमाउंट में होता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती है, और बेबी की रिक्वायरमेंट भी इन दिनों कम ही होती है। आमतौर से तीसरे या चौथे दिन से पूरा मिल्क का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर इनिशिएशन के लिए। प्रॉपर इनिशिएशन के लिए माँ और बच्चा दोनों ही कंफर्टेबल होने चाहिए। बच्चे के को अपने हाथों से सपोर्ट करें, और अगर आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत है तो अपनी कमर के पीछे एक पिलो रख लें। बच्चे को बहुत अच्छे से ब्रेस्ट के साथ लैच होना जरूरी है। निपल के साथ एरियोला भी ब्रेस्ट में जाता है। नीचे के एरियोला का भाग जो है वो हमें लैच होने के बाद दिखाई नहीं देना चाहिए। बच्चे कई बार फीडिंग के दौरान सो जाते हैं, तो बच्चे को सोल्स के ऊपर या कान के पीछे टिकल करके जगाना जरूरी होता है, ताकि बच्चे का पेट पूरा भर जाए। माँ को कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके वो मेंटली रिलैक्स होनी चाहिए। ये चीज जो है वो इनिशिएशन, दूध की इनिशिएशन के लिए बहुत जरूरी होती है। अब सवाल ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग सफिशिएंट नहीं है तो क्या किया जाए। ब्रेस्ट फीड सफिशिएंट नहीं है, इस कंक्लूजन पे आप खुद जंप नहीं करें। कृपा करके किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लें। अगर लैक्टेशन कंसल्टेंट भी कहते हैं कि हाँ ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं है, तब बच्चे को साथ में फॉर्मूला फीड भी देना होगा। जितना भी ब्रेस्ट फीड बन रहा है वो देना जरूरी है, और उसके बाद थोड़ा सा फॉर्मूला सप्लीमेंट कर दें। कई एज अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कई कंपनी के द्वारा मार्केट में अवेलेबल है। इसमें से कोई भी फॉर्मूला आप ट्राई कर सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉप फीड देते समय सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का ही खतरा होता है। फॉर्मूला का प्रॉपर कंसंट्रेशन भी बहुत जरूरी है, और वो जो कंसंट्रेशन होता है वो पैकेट पे दिया होता है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला हमें प्रिपेयर करना है। पुराने जमाने में एक कॉन्सेप्ट था प्री लैक्टियल फीड्स का। इसमें क्या होता था कि बर्थ होते ही पहले दूध न देके मिश्री का पानी या हनी, ये सब बच्चे के मुंह में डाला जाता था। अब ये बिल्कुल भी मना हो गया है, कभी भी ये काम नहीं करना है। प्रश्न ये भी उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे बच्चे को दूध पूरा मिल रहा है। बच्चे जन्म के बाद थोड़ा सा उनका वजन कम होता है और फिर बढ़ने लगता है, और पहले दिन और 10वें दिन का वजन बराबर होता है। इसके बाद पहले महीने में पर डे बच्चे का वजन 30 ग्राम करीब बढ़ता है। हर बार बच्चा रो रहा है तो उसको भूख से एसोसिएट ना करें। हाँ, ये सही है कि सबसे कॉमनेस्ट कारण भूख ही होता है, लेकिन हर बार वो नहीं होता है। बच्चा रो सकता है क्योंकि वो उसको नींद आ रही है, उसका डायपर गंदा है, बच्चे के कपड़े बड़े टाइट हैं, बच्चे को ठंडा या गर्म लग रहा है, कपड़े ज्यादा पहना दिए या कम पहनाए हुए हैं। कई बार हल्का फुल्का पेन, कहीं भी किसी ऑर्गन में, कहीं भी किसी एरिया में दर्द भी हो सकता है बच्चे को। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एब्डोमिनल कोलिक यानी पेट में गैस की समस्या बच्चे को कई बार परेशान करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा सिर्फ इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए और वो आपकी गोदी में जाना चाहता है। जनरली जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है वो हर फीड के बाद थोड़ा सा मोशन पास करते हैं। मोशन का टाइप अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकता है। जनरली ये मस्टर्ड येलो कलर का होता है, हल्का सा उसमें पानी होता है और कंसिस्टेंसी पेस्टी टाइप होती है। प्लीज इसको दस्तों से कंफ्यूज मत करिए।
बच्चे को हर फीड के बाद डकार दिलवाना बेहद जरूरी है। एक तरीका है कि फीड करने के बाद बच्चे को अपने कंधे पे रखें और हल्के हाथ से उसका जो बैक है वो टैप करें 10 से 15 मिनट तक। बच्चे का जो चिन है वो आपके कंधों पे सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा तरीका होता है अपनी गोदी में बिठा के। बच्चे को अपनी गोदी में बिठा दें और बच्चा साइड में देख रहा हो। बच्चे के चिन और चेस्ट को एक हाथ से सपोर्ट करें। बच्चे के गले पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और बच्चे को हल्का सा आगे झुका दें। एक हाथ से बच्चे की पीठ या को थोड़ा रब करें। कई बार बर्पिंग करते समय बच्चा जब अपना पेट से हवा निकालता है तो हल्का सा दूध भी निकाल देता है, उसकी आप चिंता न करें। जब आपका डिस्चार्ज होगा तो आपके पीडियाट्रिशियन जरूर आपको विटामिन डी प्रिस्क्राइब करेंगे बच्चे के लिए। वो आपको रेगुलरली बच्चे को 1 साल की उम्र तक देना होगा। आजकल आमतौर से बच्चे एयर कंडीशन एनवायरमेंट में रहते हैं, तो जो एयर कंडीशन का टेम्परेचर है वो 21 से 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर हल्के वातावरण में आप अपने बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं तो बच्चे की क्लोथिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कम नहीं होनी चाहिए। एक रूल ऑफ थंब है कि अगर हमने 2 कपड़े पहने हैं 2 लेयर्स तो बच्चे को 3 लेयर की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा लेयर की बच्चे को जरूरत है। बच्चे का टीकाकरण रेगुलर कराएं। आपका बच्चे का जन्म कहीं हुआ हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, एक वैक्सीनेशन कार्ड और उसके साथ में ग्रोथ चार्ट जरूर मिलता है। उसके हिसाब से टाइम पे बच्चे को टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। बच्चे के कॉर्ड के बारे में काफी केयरफुल रहें, उसको सूखा रहने दें, उस पर पानी न डालें। कॉर्ड आम तौर से 1 से 2 हफ्ते के बीच में गिर जाता है। कई बार इससे थोड़ा कम टाइम और या इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर कॉर्ड में से कोई डिस्चार्ज है या हल्की सी ब्लीडिंग है तो एक बार अपने पीडियाट्रिशियन को अवश्य संपर्क करें। बच्चे के आंखों का ध्यान रखें। पुराने जमाने में हमारी दादी नानियां बड़ा बड़ा काजल लगा देती थी आंखों में, अब ये मना किया गया है। बच्चों की आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगर आंखों से कोई डिस्चार्ज है तो उसके ऊपर ध्यान रखिए और डॉक्टर से संपर्क करिए। हमारी दादियां नानियां एक काम बड़ा अच्छा करती थी कि बच्चे को रेगुलर मसाज देती थी। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है और हमें जरूर करना चाहिए। कोई भी नॉन इरिटेटिंग ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं या ऑयल्स कई अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के भी आते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। बच्चे के लिए बड़ा सूदिंग होता है और उसके बाद बच्चा बहुत अच्छे से सोता है। कोशिश करिए कि जहां तक हो सके आप खुद से बच्चे को मसाज दीजिए और जब बच्चे को मसाज कर रहे हैं तो उससे इंटरेक्शन करते रहिए, लेकिन उसके बाद कभी भी कान या नाक में तेल नहीं डालना है। बच्चों का इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे को बड़ा करने में। माँ के अलावा 1 या हद से 2 केयर गिवर जो है वही होने चाहिए बच्चे के पास। बहुत भीड़ हमें नहीं इकट्ठी करनी है। किसी को भी इन्फेक्शन हो गया आसपास तो उसको बच्चे से दूर रखने की कोशिश। न्यूबॉर्न होते हैं वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। कुछ बच्चे हर फीड के बाद थोड़ा सा दूध निकाल देते हैं, जनरली ये सीरियस नहीं होता है। अगर ये ज्यादा फ्रीक्वेंट है तो आप ये ध्यान रखिए कि बच्चे को ओवरफीड ना करें और बच्चे को बर्प बहुत अच्छे से करवाएं। बच्चा हल्का सा दूध निकाल रहा है लेकिन उसका वेट ग्रो कर रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों को कई बार डायपर रैश हो जाता है, यानी कि डायपर एरिया में स्किन में हल्का सा लालिमा हो जाती है। बच्चे को बड़ी तकलीफ देती है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और अगर बच्चे को डायपर रैश से हमें प्रिवेंट करना है तो कोशिश करें कि बच्चे को गंदे डायपर में ज्यादा देर तक ना रखें। 15 दिन की उम्र से लेके 4 से 5 महीने तक कई बच्चों को एब्डोमिनल कोलिक हो जाता है, यानी बच्चे को गैस से समस्या हो जाती है। कुछ हद तक हम इसको बच्चे को थोड़ा सूद करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा उसको गोद में लेके यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। एक बार पेट में हल्के हाथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हल्का सा मसाज दे सकते हैं। अगर ठीक नहीं होता है तो बाजार में एंटीकोलिक ड्रॉप्स आती है, वो आप दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया हर बच्चे को डिस्चार्ज के समय ग्रोथ चार्ट मिलता है, तो उस पे बच्चे को हर महीने उसका हाइट और उसका वेट दोनों मेजर करना जरूरी है ताकि आपको बच्चे के ग्रोथ का लेवल पता चलता रहे। सिर्फ ग्रोथ का नहीं पता करना है, हमें माइलस्टोन्स का भी पता करना होता है। माइलस्टोन क्या होते हैं? वैसे तो हम माइलस्टोन जानते हैं कि मील का पत्थर होता है, हम कहीं भी जाते हैं तो कौन सा शहर कितनी दूर है वो माइलस्टोन पर आता है। पर बच्चे के समय इसको हम लोग उस तरह से लेते हैं कि कुछ स्किल्स बच्चे को कुछ समय पे एक्वायर कर लेनी चाहिए। वो बच्चे ने कितनी एक्वायर की उसको माइलस्टोन बोलते हैं। माइलस्टोन्स पर मैं एक डिटेल में ब्लॉग बनाऊंगी। मैं इस पर आती हूँ कि कुछ डेंजरस साइंस होते हैं जो आपके बेबी में दिखे तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना चाहिए। जैसे बच्चे को फीवर होना, बच्चे का जरूरत से ज्यादा पीला दिखना,
बच्चा का शरीर नीला दिखना, बच्चा दूध नहीं पिए या उसके मूवमेंट थोड़े से एबनॉर्मल हो जाए, बच्चे को खांसी हो जाए या उसको सांस में तकलीफ हो जाए, बच्चा सुस्त हो जाए, इस सब कंडीशन में आपको घर पर नहीं बैठना है और तुरंत हॉस्पिटल रश करना है। तो मैंने न्यूबॉर्न बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, उनके अगर वो किन किन समस्या से जूझते हैं, उनको मैंने सॉल्व करने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।